दोस्तों, एक लड़का होता है राहुल, जिसका जो है एक ट्रेन की बोगी में एक जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहा था। और वो नीचे वाली सीट के जो ऊपर वाली सीट होती है, उस सीट के ऊपर वो लेटा हुआ था। तभी अचानक से जो है एक इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकती है। और ट्रेन रुकने के बाद जब वो दोबारा वहाँ से चलती है तो उसकी आँख खुल जाती है। और आँख खुलने के बाद वो उठ करके बैठ जाता है। और इसी दौरान उसकी नज़र नीचे वाली सीट पर पड़ती है। तो जब वो नीचे वाली सीट पर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी, जिससे उसका आज से तकरीबन 6 साल पहले तलाक हो चुका था, वही उसकी पूर्व पत्नी वहाँ नीचे बैठी हुई थी, जिसका नाम आनंदी था। उसके बाद वो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिस टाइम उसने उसको डिवोर्स दिया था उस टाइम वो बहुत ही तंदुरुस्त थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन इस टाइम वो सूख करके बहुत ही ज़्यादा कांटा हो गई थी। वो उसको देखता रहता है। इसी दौरान एक नज़र आनंदी की भी राहुल के ऊपर पड़ती है। उसके बाद वो अपनी नज़र जो है ट्रेन की विंडो की तरफ कर लेती है और वो बाहर की तरफ देखने लगती है। उसके बाद राहुल ऊपर से नीचे उतरता है और उसके बगल में जो एक लड़का बैठा होता है, वो राहुल उससे कहता है कि भाई साहब, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो आप ऊपर वाली सीट पर चले जाएँ, क्योंकि हम नीचे बैठना चाहते हैं। तो वो कहता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। उसके बाद वो ऊपर वाली सीट पर चला जाता है और राहुल उसके बगल में बैठ जाता है। बैठने के बाद में उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई है, क्योंकि तुम सूख करके बिल्कुल एकदम कांटा हो गई हो। और ऐसी तुमको क्या परेशानी है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की है क्या? तो वो जो है ना में सर हिला देती है। और उसके बाद आनंदी उससे पूछती है कि क्या आपने शादी कर ली है क्या? तो वो भी जो है ना में सर हिला देता है और कहता है कि नहीं, हमने अभी तक जो है शादी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर तक तो वो लोग जो है काफ़ी मौन रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है वो दोनों लोगों का जो है बातचीत का सिलसिला जो है फिर से शुरू होता है। और वो राहुल उससे आनंदी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये दशा जो है कैसे हो गई है और तुम कहाँ जा रही हो? तो आनंदी कहती है कि हमारा भाई कानपुर में रहता है और हमारे भाई के साथ में ही हमारी माँ रहती हैं। उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं उनको देखने जा रही हूँ। और ये सब बातें जब होती है तो जो है तो वो भी कहता है कि हम भी कुछ काम के सिलसिले में जो है कानपुर जा रहे हैं। इतनी ही देर में जो है एक कुल्फ़ी वाला वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है और वो कुल्फ़ी वाले को देख करके राहुल तुरंत उसको बुलाता है और उससे कहता है कि भाई साहब 2 कुल्फ़ी दे दीजिए। और इसी दौरान वो आनंदी से भी पूछता है कि क्या आप कुल्फ़ी खाएंगे? तो आनंदी कहती है कि नहीं नहीं, वो कहती है कि हम कुल्फ़ी नहीं खाएंगे। इसी दौरान जो है वो राहुल उस पर जोर देता है कि नहीं, आप कुल्फ़ी खा लीजिए। तो वो कहती है कि हम कुल्फ़ी तो खा लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि कुल्फ़ी के पैसे हम देंगे। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे आप दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आनंदी कुल्फ़ी 2 लेती है और एक खुद खाती है और एक अपने पूर्व पति को दे देती है। और इसी तरीके से जो है वो सिलसिला जो है चलता रहता है। और जो है ये बात होती रहती है, कुल्फ़ी तो जो है खाएँ मगर एक शर्त पर, और यही उसकी शर्त होती है। और दोस्तों उसके बाद अब जो है चर्चाएँ बढ़ जाती हैं कुल्फ़ी खाने के बाद। और राहुल कहता है कि काश आप पहले जितनी सुंदर होतीं, क्योंकि आप पहले जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थीं और अब ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहती है कि अब हमने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और हमारी तनख्वाह तकरीबन 10,000 रुपये महीना है और अब कमाने भी लगी हूँ। तो राहुल कहता है कि तुमने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस टाइम हमारा आपसे डिवोर्स हुआ था तो कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया था कि 30 लाख रुपये आपको दिए जाएं, लेकिन आपने उन पैसों को लेने से मना कर दिया था। अगर आपने उस वक्त वो 30 लाख रुपये ले लिए होते तो आप जो आपका खुद का एक स्कूल होता, आप उसकी मैनेजर होती और अच्छा खासा उससे पैसा आ रहा होता और आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से कट जाती। लेकिन आपने गलती की थी कि वो पैसा लिया ही नहीं था। तो वो कहने लगती है कि हमने पैसा सिर्फ इसलिए नहीं लिया था कि अगर पैसा आपका मैं ले लेती और इस स्कूल बनाती और वो पैसे को मैं खाती, उसके बाद जो है लोग यही कहते कि उसी का तो खा पी रही हो। इसीलिए मैंने जो है यही सोच समझ करके उस पैसे को जो है नहीं लिया था और उसको लेना भी सही हमने नहीं समझा था। राहुल कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा भी है सब ठीक है। फिर राहुल कहता है कि अब मैंने जो है पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया है, सारी जितनी भी ख़राब लतें थी वो हमने जो है छोड़ दी हैं और किसी को मैं तकलीफ़ भी नहीं देता हूँ।
तुमसे डिवोर्स होने के बाद जो है होने के उस समय जो है काश इतना गुस्सा मुझको ना आया होता, जिसकी वजह से मैंने आपको तलाक दिया था, तो वो उस टाइम तलाक होता ही नहीं और हम लोगों की ज़िंदगी जो है पटरी पर आसानी से जो है कट रही होती। इसी दौरान वो आनंदी उससे पूछती है राहुल से कि और बताओ माँ का क्या हाल है। तो वो कहता है कि माँ के बारे में तो कुछ पूछो ही ना, क्योंकि माँ जितनी जब हमारा आपका डिवोर्स हुआ था तो उसके बाद माँ बार बार यही सवाल करती थी कि आखिर आनंदी कहाँ है, बहू को ले आओ। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि डिवोर्स के बाद जो है बहू घर में नहीं आ सकती और इसी चिंता में जो है वो देहांत कर जाती हैं और इस दुनिया से जो है वो गुजर जाती हैं। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल जो है अकेला पड़ गया था और अब अपना ही कमाता हूँ, अपना ही खाता हूँ और आनंदी थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन थोड़ी देर में राहुल कहता है कि आप क्या करती हो? तो बोली कुछ नहीं, बस कॉलेज में जो है पढ़ाती हूँ और उसी से अपनी ज़िंदगी का जो है गुजारा बसारा करती हूँ। और जो है जो मैंने आपको अच्छे से पहचाना नहीं, वो कहती है कि हमसे एक भूल हो गई थी, जो हमने आपको अच्छी तरीके से पहचाना नहीं। अगर उस टाइम हमने आपको अच्छी तरीके से पहचान लिया होता तो शायद ये तलाक की नौबत बिल्कुल भी ना आती और हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जो है कट रही होती। ये और इतनी ज़्यादा दूरियां भी नहीं बढ़ती। तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके कोई मूर्ख ही होगा जो जो है उसको ठुकराएगा। मगर छोड़ो, जो होना था वह तो हो ही गया, अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आनंदी इस बात को समझ जाती है कि राहुल के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ और ही चल रहा है हमारे लिए, और राहुल भी इस बात को समझ रहा था कि आनंदी भी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद शर्म की वजह से वो कुछ नहीं कह पा रही है और इसी वजह से जो है ये मामला जो है आगे चलता रहता है। फिर जो है वो जो है समय जो है गुजरता है और धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है और दोनों उतर जाते हैं। राहुल पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस होंगी? तो वो कहती है कि मैं आज रात में तो यहीं पर रुकूंगी माँ के साथ में और उसके बाद में जो है मैं कल वापस हो जाऊंगी, क्योंकि कल मुझे वहाँ पर अपने घर पर वापस जाना है और सुबह के तकरीबन 8-9 बजे मैं वापस हो जाऊंगी। तो वो राहुल कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और मुझे भी थोड़ा ही काम था कानपुर में, तो मैं भी जो है कल वापस होऊंगा तो आपको यहीं स्टेशन पर मिलूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मिलना। उसके बाद में वो दोनों लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं और अपने अपने काम को निपटाने के बाद वो दोनों लोग दूसरे दिन फिर जो है वहीं स्टेशन पर आते हैं। लेकिन इस दिन जो है वहाँ पर राहुल पहले ही पहुँच जाता है। 9 बजे का जो टाइम आनंदी ने बताया था उसी टाइम पर राहुल वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन आनंदी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। किसी कारणवश उसको देर हो जाती है और वो तकरीबन 10 बजे के बाद वहाँ पर पहुँचती है और जब वो राहुल को वहाँ पर देखती है तो उससे पूछती है कि आप अभी तक गए नहीं और आपको तो देर हो गई होगी। तो राहुल कहता है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे और आपको आने में शायद देरी हो गई है। तो वो कहती है हाँ, किसी कारणवश हम थोड़ा लेट में आए हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमने जो है 2 टिकट ले लिए हैं और अब जो है कोई घबराने की बात नहीं है और अब जो है आप हमको मना मत करना, क्योंकि हमने 2 टिकट ले लिए हैं रिजर्वेशन वाले और उसी से जो है जाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ही तो कमी है, वो कमी ये है कि तुम कुल्फ़ी की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो। तो आओ पहले कुल्फ़ी को खा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग कुल्फ़ी लेते हैं और खाते हैं। इतनी ही देर में ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन में दोनों लोग जा कर के बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर बातों का सिलसिला जो है शुरू होता है। तो वो राहुल उससे पूछता है आनंदी से कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? तो वो कहती है कि माँ की तबीयत में तो अब पहले से सुधार है और थोड़ा वो चंगा भी हो गई हैं। अब धीरे धीरे करके वो सही हो जाएंगी। इसके बाद जो है बातों का सिलसिला जो है आगे बढ़ता है। तो वो अपनी अपनी बात राहुल रखता है और कहता है कि अब हमारा समय जो है सही चल रहा है और हमने शराब वगैरह पीना भी छोड़ दिया है और किसी को परेशान भी नहीं करता हूँ। कोई दिक्कत की अब जो है बात नहीं है। तो जो है तब तब वो जो है कहती है कि अगर ये बात आपने हमारी जो है पहले ही मान ली होती तो शायद इतनी दिक्कत आपको नहीं होती, क्योंकि आप पहले भी पीते थे। 5 साल तक मैं आपके साथ में रही
कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप शराब पी करके आते थे और हमको टार्चर करते थे। हमारे समझाने के बावजूद भी आप हमारी कोई बात नहीं मानते थे। अगर उस टाइम ही कोई बात अगर आप हमारी मान लेते तो शायद आज हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां नहीं बढ़ती, और जो ये हम लोगों का डिवोर्स हुआ था वो शायद जो है डिवोर्स भी नहीं होता। तो वो कहता है कि अब हमने जो है पीना छोड़ दिया है और अब मैं किसी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और जो है तो वो साथ में ये भी कहती है कि आपने इतना समय जो है बर्बाद कर दिया है, आपने तकरीबन 2-2 हमारे गर्भपात करवा दिए हैं। अगर आपने ये सब ना किया होता तो आज हमारे 2 बेटे होते, एक 8 साल का होता और एक 6 साल का होता। इस बात को सुन करके राहुल बहुत ही ज़्यादा गदगद हो जाता है और वो अपनी जो है गलती पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। इसी दौरान आनंदी जो है राहुल के कंधे पर अपना सर रख कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, और इसी दौरान जो है धीरे धीरे समय बीत रहा था और वो रो रही थी। इसी दौरान जो है उसका जो स्टेशन होता है वो बिल्कुल आने को था, तो वो जैसे ही स्टेशन आता है तो राहुल कहता है कि लो तुम्हारा तो स्टेशन आ गया है। तो वो कहती है कि नहीं, अब हमको यहाँ पर नहीं उतरना है। तो वो पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि जो है अब जो हमारा स्टेशन है वो तुम्हारा स्टेशन और हमारा स्टेशन बराबर है, क्योंकि अब मुझको मैके नहीं जाना है बल्कि अब हमको ससुराल जाना है और ससुराल देखना है। हम दोनों लोग एक साथ एक ही जगह पर रहेंगे और एक साथ रहेंगे। दोस्तों, आप दोनों लोग जो है जहां राहुल का घर होता है वहीं उतर लेते हैं। आनंदी जो है अपने पति से 6 वर्ष के तलाक के बाद वो दोबारा जो है उसके साथ जाती है, और अब जो है दोनों के बीच प्यार मोहब्बत जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने लगते हैं और इन दोनों की ज़िंदगी जो है बहुत ही सुकून से कट रही थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने और अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकें। और ये घरेलू कहानियां हैं ताकि इनको सुन करके जो है इनको समझ करके आप भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।